भी नष्ट कर देगी, लेकिन जंग में इसकी ताकत क्या है और वायुसेना के लिए जरूरी क्यों है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट। भारत का विनाशक अस्त्र, चीन पाकिस्तान होंगे पस्त। PVRAAM अस्त्र ताकतवर, दुश्मन कांपेगा थर थर। PVRAAM अस्त्र का कहर, चीन पाक जाएंगे सिहर। वो आसमान में ही दुश्मन के फाइटर जेट को तबाह करेगा, बिना देखे दुश्मनों को बर्बाद करेगा, टारगेट को पलक झपकते खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं देगा। भारत का ये अस्त्र दुश्मनों का काल बनेगा। जिनपिंग, शहबाज और मुनीर की धड़कनें बढ़ाएगा, सरहद पार खलबली मचाएगा। सही सुना आपने, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए आसमान में हिंदुस्तान का अस्त्र PVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तैयार है, जिसका सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर DRDO ने किया। इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दागा गया। परीक्षण के दौरान 2 मिसाइलें अलग अलग दूरी में उड़ रहे तेज रफ्तार ड्रोन टारगेट्स पर दागी गईं। दोनों ही बार मिसाइल ने अपने टारगेट को बेहद सटीकता से मार गिराया। परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें स्वदेशी सीकर लगा हुआ है, यानी एक बार दुश्मन के फाइटर पर लॉक किया तो यह तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना दे। पायलट इस मिसाइल को टारगेट करने पर दागने से पहले और दागने के बाद भी लॉक कर सकता है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के विमान को बिना देखे ही मार गिराने में सक्षम है। इसकी ताकत की बात करें तो PVRAAM की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। यह गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम 4.5 मैक यानी 5,557 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। इसमें F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को आसानी से ट्रैक कर डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। ये मिसाइल लक्ष्य को पूरी ताकत और सटीकता से भेद सकती है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले इस तकनीक पर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का वर्चस्व था, लेकिन अब भारत ने आसमान में अपनी ताकत दिखा दी है। PVRAAM का सफल परीक्षण कर चीन पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर रिटायर्ड इस वक्त जुड़ चुके हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ अगस्टिन विनोद हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जब बात आती है अपने डिफेंस की, अपनी सीमाओं की रक्षा की, तो दूसरे पर निर्भर रहने की जगह अपनी चीजें, अपनी कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी देता है और यकीन भी देता है कि हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब इस तरीके के अस्त्र अपने हम बनाने शुरू कर देते हैं तो अस्त्र 1 मार्क 1A पे लगना और उसका इस्तेमाल कितना अहम हो जाता है सर? इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। DRDO ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सुखोई 30 से जो आज ये अस्त्र मार्क 1 लॉन्च किया है, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एयर टू एयर रेंज है। यह दर्शाता है कि भारत में हमारी जो इंडिजिनस यानी मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत तेजी से सफलता की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत जरूरी थी इस तरह की मिसाइल्स की भारत में डेवलपमेंट करने की। बहुत जल्दी ही हम ये जो अस्त्र मार्क 1 है, ये तो 100 किलोमीटर तक कारगर है। इसके बाद अगले 2 साल में अस्त्र मार्क 2 भी बनने वाला है, जो कि इसका एडवांस वर्जन होगा, और दावा किया जा रहा है कि वो 160 किलोमीटर तक कारगर रहेगी। शायद अगले 5 साल के अंदर हम जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा अस्त्र मार्क 3, वह भी बना लेंगे।
अभी ड्राइंग बोर्ड स्थिति में है। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है उसको, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। और डीआरडीओ यह दावा कर रहा है कि 5 साल के अंदर वो अस्त्रा मार्क 3 भी बना के दे देगा, जिसकी की रेंज 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये जरूरी है समझना कि भविष्य के युद्ध में दुश्मन के जहाज को हम बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज दूरी से एंगेज कर लेंगे। देखिए एग्जांपल देता हूं। दुश्मन का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, भारत की तरफ बढ़ेगा। हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, शत्रु की तरफ, शत्रु देश की तरफ बढ़ेगा। दोनों ही एक दूसरे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो क्रमशः कम हो रही है। शुरुआती दौर में उनके बीच की दूरी 400 किलोमीटर, फिर कम होकर 300 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर रह जाएगी। तो ऐसे में जिस भी देश के पास ऐसा मिसाइल होगा जो कि दूर से ही लॉन्च कर दे, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लॉन्च कर दे, वो देश, उस फाइटर पायलट को एडवांटेज है कि वो दुश्मन पर अपनी मिसाइल को 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लॉन्च करने के बाद टर्न बैक करके अपने होम कंट्री की तरफ आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि समझिए जैसे अभी हमने अस्त्रा मार्क 1 डेवलप किया है, एडवांटेज इंडिया। अभी क्या है कि हमारे जो जहाज हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज की तरफ अग्रसर होंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज या चाइनीज पीएलओ एयरफोर्स के जहाज जब वो 100 किलोमीटर दूर होंगे, हम लॉन्च कर देंगे अस्त्रा को, और उसके बाद हमारा जहाज टर्न बैक यानी एक यू टर्न बना के अपने स्वदेश वापस आ सकता है। तो भविष्य के सारे युद्ध ऐसे होंगे। इसका कुछ कुछ स्वाद या एक्सपीरियंस हमें सिंदूर के टाइम में भी हो चुका है, जब उभय पक्ष ने, इंडियन एयरफोर्स ने भी, हमने भी हमारे एयर टू एयर मिसाइल्स को दागा पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर विमानों पर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी से। लेकिन वो आयातित मिसाइल थे, चाहे फ्रांस से आयातित हो या अमेरिका से। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी हमारी एयरफोर्स के विमान के तरफ 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से मिसाइल लॉन्च किए। PL-15 चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज मिसाइल J-10 से उन्होंने PL-15 लॉन्च किए। तो इसका एक क्या कहते हैं, ओपनिंग चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो गया है। जी, ओपनिंग चैप्टर हो गया, और इस तरीके से इंगेज करना और उस पर सुप्रीमेसी हासिल करना इन नए हथियारों के ज़रिए और भी कहीं ज़्यादा पेचीदा तो नहीं कह सकता, आसान होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टिन विनोद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप दोनों के ही जो असेसमेंट होते हैं किसी भी वेपन को लेकर, किसी भी सिस्टम को लेकर, वो हमसे ज़्यादा हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं जो सतही तौर पर चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन ये अस्त्रा 1 मार्क 1A जो कि BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें हम देख नहीं सकते 40 किलोमीटर से ज़्यादा, हम बियॉन्ड विजुअल अगर मान लें तो, इसके बारे में कहा गया है कि ये स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से भी लैस है। इसके मायने क्या हैं, क्यों खास है, क्यों इसके बारे में इतना जोर दिया गया है? आपके कमेंट अस्त्रा को लेकर। देखिए, अस्त्रा में मुख्यतः 4 मेजर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं जो इसके पहले वाले जनरेशन के टेक्नोलॉजी मिसाइल्स में इन्वॉल्व नहीं थे। सबसे पहली बात, इसके जो सीकर हेड है ये ट्विन बैंड स्पीकर हेड है। कहने का मतलब एक एक्स बैंड और एक KU बैंड कहते हैं। 7 से 11.25 के आसपास एक्स बैंड बनता है। उसके बाद उसके अगला जो फ्रीक्वेंसी है उसमें KU बैंड बनता है। सो दोनों फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला जो सीकर हेड है वो अपने आप में एक नायाब किस्म का सीकर हेड है। 12 से 18 और 7 से 11, 11:30 के आसपास। ट्विन सीकर हेड और इंटरचेंजेबल सीकर हेड हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो अगला जो अस्त्र आने वाला है उसमें सॉलिड फ्यूल रैमजेट लग जाएगा। 300, जैसे साहब ने कहा, 300 350 किलोमीटर रेंज में आपको कुल चौड़ाई जो है पाकिस्तान की 700 किलोमीटर है टोटल। आप तो सोचिए
पाकिस्तानी एयरफोर्स को कहीं छुपने की जगह नहीं बच जाएगी, अभी भी नहीं है। मीटियोर मिसाइल का रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। तो हमें, जैसे हमने सिंदूर में किया था, हमें लक्ष्मण रेखा पार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने इलाके में ही रह के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और वो नहीं कर सकता जितना भी दूरी का मिसाइल वो बना ले या लगा ले। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना होने के वजह से हम्म। पाकिस्तान की जो डिसएडवांटेज है आज की तारीख में, वो कहीं गुना ज्यादा है। एक कंट्री का स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितना मायने रखता है वो यहाँ से हमें समझ में आता है। दूसरी बात, अगर उसके लंबी रेंज का मिसाइल बना भी दें, अब आप देखिए, बियॉन्ड होराइजन तो नहीं दे सकता है ना। हम्म। बियॉन्ड विजुअल रेंज जरूर दे सकता है, हम्म। लेकिन बियॉन्ड होराइजन नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारी भूगोल के जो आकार है हम्म। वो इस तरह से है कि आप बरेली के बियॉन्ड हमारे हवाई जहाज जो हैं होराइजन के नीचे हैं। हम्म। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है। और दूसरा, जो अगला वर्जन जो आने वाला है वो मिराज 2000, रफाल, इन जहाजों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इन जहाजों के जो रेडार के साथ कंपैटिबिलिटी के जो स्टडीज हैं और जो बाकी चीजें हैं, वो भी चल रहा है। और इतनी तेजी से चल रहा है कि हो सकता है हम पहली बार पहली बार हो सकता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट करें, समय सीमा से पहले। सो ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज हमारे लिए ये है, स्वदेशी होने के नाते हम्म। हमें इससे बहुत कम से कम लागत से बनाने का मौका मिलेगा। जो पहले करोड़ों का, अगर लाखों का मिसाइल लेते थे, हम्म। आज उसके 1/3 या 1/10 प्राइस में हमें ये हाँ सर, स्वदेशी बन जैसी जाएंगे। जानकारी है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 बीडीएल, हाँ। प्रोडक्शन क्लियरेंस भी यहाँ पर मिल गया है इसका बीवीआरएएम बनाने का। लेकिन विनोद सर, क्या हमारे एडवर्सरीज के पास ये डिस्टेंस ये मिसाइलों का है नहीं? जैसे अभी यूके देवनाथ सर बता रहे थे कि अभी 100 किलोमीटर रेंज है, मार्क 2 में 160 हो जाएगी, फिर उसके बाद 350 किलोमीटर जो नेसेसिटी के आधार पर गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी कर दिया है। हमारे एडवर्सरीज के पास क्या है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो उनकी स्वदेशी कैपेबिलिटी जीरो है। और उनके पास जो मिसाइल है, AM-120 अमेरिकन मिसाइल है। और AM-120 आज का नहीं है राजीव जी, काफी पुराना टेक्नोलॉजी है, भले ही उसकी दूरी अच्छा हो। और अगर आप आज की तारीख में उनकी आधुनिक मिसाइल देखते हैं, तो वो चाइनीज मिसाइल है PL-5। आपने उसके दृश्य देखे ही हैं, 2-4 हमारे सॉफ्ट किल किए थे। इलाके में आकर गिर गए। उसमें से हमने सुना एक आध हमारे फ्रेंडली नेशन को भी दिया है, ताकि वो भी स्टडी करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस मिसाइल में दो चीजें, जैसे मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, दो चीजें इसमें। एक स्ट्रैप ऑन जायरोस्कोप है। कहने का मतलब ये है, इसमें जो डिजिटल जायरोस्कोप है वो इनिशियली दिशा दिशा नियंत्रित करता है मिसाइल को। इसके उपज में आप दूसरे पिछले जनरेशन के मिसाइल्स देखते हैं तो उसमें स्पिनिंग जायरोस्कोप है। तो इसके अंदर है RNG, रिंग लेजर जायरोस्कोप। इसका एडवांटेज ये है, आप जब मिसाइल को प्रिपेयर करते हैं तो मिसाइल प्रिपरेशन टाइम कम हो जाता है, मिसाइल की फ्लाइट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है राजीव जी, वो है मिसाइल का जो फ्लाइट पाथ है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल नेविगेशन। प्रोपोर्शनल नेविगेशन को अपने दर्शकों को बड़ा आसानी से समझा देता हूँ। अगर आप कोई चोर आपसे पॉकेट मार के भाग रहा है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो है चेजिंग नेविगेशन। लेकिन आपको पता है वो ये फलाने सड़क में मुड़ गया है, और आप दूसरा सड़क ले रहे हैं, इस तरह से जाकर के उसको पकड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल नेविगेशन। आपको पता है फ्यूचर में वो कहाँ आने वाला है वो चोर, और आप कैसे शॉर्टकट से उसको जाके पकड़ सकते हैं। सो ये जो प्रोपोर्शनल नेविगेशन कैपेबिलिटी स्ट्रैप ऑन जायरो में, मेरे ख्याल से, ये मेरे स्टडी के अनुसार, शायद ही दुनिया में कोई मिसाइल हो जिसके अंदर ये स्ट्रैप ऑन नेविगेशन कैपेबिलिटी हो। और एक बात, राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, लास्ट में जो इसका जो फाइनल होमिंग है, वो अपने आप मिसाइल के अंदर एक रडार है, एक्टिव होमिंग कहते हैं इसको।
मिसाइल का रडार जो है अपना ही किरण भेजता है और अपना ही इंफॉर्मेशन लेकर के एनिमी को जाके मारता है। इसमें भी एक और टेक्नोलॉजी, इसमें एक टेक्नोलॉजी ये है, ये मिसाइल जो है अपने आप टारगेट को चूज करता है। अगर सबसे खतरनाक टारगेट कौन सा है वो चूज करके उस पे जाके मारता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी राजीव जी इतना जल्दी नहीं आया है, हमें विकसित करने में कम से कम 15 से 20 साल लग गए। सही कह रहे हैं। मुझे याद है बीडीएल जब मैं हैदराबाद में जाया करता था, ये सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हम्म। हूँ, यही चीजें मैं उनके साथ डिस्कस करता था और हम्म। मुझे पता था कि किस तरह से ये पायदान में चढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट और बहुत ही देश प्रेमी साइंटिस्ट है बीडीएल वाले। सही कह रहे हैं तो आप, सही कह रहे हैं। मैं यूके आप देखेंगे तो ऐसे बुशर्ट पहने होंगे कॉटन का, लेकिन पूरा डेडिकेशन मेरे लोग लिए हैं वो जिनकी गर्व वजह का से पल आज होगा तक। जब मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना एक लंबा वक्त शिफ्ट से भी आगे बढ़कर, उनको 8 घंटे की शिफ्ट शायद उनके लिए नहीं होती होगी, उनके नहीं लिए है, बिल्कुल। एंडलेस टायरलेस काम होता होगा, और जब डिलीवर करते होंगे तब शायद वो अपना रेस्ट या वीक ऑफ्स की बात करते होंगे। खैर, यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। यूके देवनाथ सर, हमने देखा इसको सुखोई 30 MKI के जरिए हमने अस्त्रा जो हमारा बनाया हुआ है उसको हमने हिट किया है। आप 100 किलोमीटर की रेंज, अभी आप ये भी बता चुके हैं कि 350 किलोमीटर तक मार्क 3 की रेंज चली जाएगी। यानी हम अगर जोधपुर से भी फायर करते हैं तो जोधपुर से सेफ डिस्टेंस या जयपुर के पास से भी फायर करते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी डीप स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है, सुखोई 30 MKI ओरिजिनली रूस से आता है, यानी रूस से आ रहा ये एयरक्राफ्ट भले ही भारत में बन रहा हो, रूस से सोर्स कोड हम इसका मतलब ले पा रहे हैं जिससे हम अपनी मिसाइल इंटीग्रेट कर पा रहे हैं सुखोई 30 के साथ। क्या हम जल्दी देख पाएंगे अस्त्रा को राफेल के साथ भी या फ्रांस के मिराज के साथ भी इंटीग्रेट होता हुआ? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से पेशकश की है, दसा से पेशकश की है कि हमें राफेल का सोर्स कोड दे दीजिए। दिक्कत यह है कि सारे देश दुनिया में आपस में आजकल सोर्स कोड आमतौर पर शेयर नहीं करते हैं। अमेरिका ने जैसे F-35 दिया है, AIM 120 दिया हुआ है, दुनिया के काफी नेटो कंट्रीज को दिया हुआ है। सोर्स कोड अमेरिका कभी नहीं शेयर करता है। तरीका ये होता है कि अगर किसी देश को सोर्स कोड चाहिए तो वो पहले से ही जब जब RFQ मंगाया जाता, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मंगाया जाता RFI, तभी उसी स्टेज पर वेंडर के साथ बात करनी पड़ती है कि हमें सोर्स कोड भी देना चाहिए। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि सोर्स कोड होता क्या है। देखिए, आजकल कोई भी सिस्टम है, चाहे मिसाइल हो या नॉर्मल कंप्यूटर हो या नॉर्मल कोई लेथ मशीन हो जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है, उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर है। हमारे टीवी के अंदर भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब उसमें एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में सॉफ्टवेयर पहचान लेता है कि आपने सोप सोल्यूशन डाला कि नहीं, टीवी में सॉफ्टवेयर पहचान जाता है कि आपने कौन से आपके फेवरेट चैनल्स हैं। इसी तरह से फाइटर विमान में भी सोर्स कोड डालना पड़ता है। सोर्स कोड वो चाबी है जिससे कि ताला खुल जाता है और आप सॉफ्टवेयर तक पहुंच सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। तो जैसे आपको अगर लेथ मशीन खरीदनी है, उसमें भी आपको पहले से ही बोलना चाहिए कि भाई इसमें तो आपने CNC लेथ मशीन है लेकिन सोर्स कोड आपको देना है। अगर ये चीज शुरुआती दौर में ही टेंडर में नहीं डाली जाती है तो इसका टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी जब बैठती है, TEC जब बैठती है, तो वहां पे गड़बड़ा जाती है। क्योंकि TEC में एक पॉइंट आ जाता है कि सोर्स कोड तो हमने मांगा नहीं, और सोर्स कोड मांगा नहीं है तो उन्होंने सोर्स कोड के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो उन्होंने दिए नहीं है। दूसरी बात, इसका प्राइस पे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, जब कमर्शियल बिड खोलते हैं, सरकारी प्रोसेस है, कमर्शियल बिड मतलब जब प्राइस कोटेशन खोलते हैं, अगर आपने सिर्फ एक वेपन सिस्टम मांगा है कि ठीक है उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर होगा तो उसकी कीमत है 100 रुपए, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि हमें सोर्स कोड चाहिए, उसका प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 50% बढ़ जाता है, 150 रुपए हो जाता है। ये अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटेड
वॉशिंग मशीन भी बनाना चाहते हैं भारत में, और आप ताइवानीज कंपनी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर वाला पार्ट, ताइवानीज कंपनीज उस वॉशिंग मशीन की कीमत में 50% का इजाफा कर देगी। 100 रुपए के वॉशिंग मशीन को वो आप 150 रुपए में आपको देगी अगर आप सोर्स कोड मांगेंगे। तो होता क्या है कि राफेल के टाइम पर, देखिए राफेल के लिए बातचीत हो रही थी 20 साल पहले, 15 साल पहले, उस समय तक सोर्स कोड इतना ज्यादा मुखर नहीं हुआ था। अब फ्रांस की सरकार देने के लिए राजी है, ये मैं बता दूं। दसा भी देने के लिए राजी है, ये मैं बता दूं। लेकिन इसका प्राइस है, एग्जैक्टली प्राइस क्या है? हजारों करोड़ रुपए कीमत पड़ेगी। अभी अगर भविष्य में हम रशिया से भी कोई फाइटर विमान लेंगे, समझिए सुखोई 57 लेते हैं, वो बोलेंगे ले जाओ, एक सुखोई 57 1000 करोड़ का है। लेकिन अगर हमने रशिया को बोला कि नहीं हमें सोर्स कोड के साथ सुखोई 57 दो, तो रशिया उस सुखोई 57 को हमें 1000 करोड़ में नहीं बेचेगा, बोलेगा 1500 करोड़ दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फिर अगले 30-40 साल तक प्रोडक्शन लाइन पर इस्तेमाल होगा, अलग अलग मॉडिफिकेशंस के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, चेंज इन वेपन सिस्टम्स के लिए। जी, मुझे लगता है कि ये जो बातें आपने बताई और जो बातें अभी एमजे अगस्टिन विनोद सर ने भी बताई, हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि एक अस्त्र, एक हथियार बनाना केवल इस बात के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि हमने सोचा और वो चीज़ बन गई, या एक हथियार लेना हमने ले लिया और उससे हमने सब कुछ हासिल कर लिया। किसी चीज़ की कॉस्ट कैसे बढ़ती है ये समझाया